हेलो बच्चों, चलिए आज हम अपना 11वीं कक्षा का आरोह पुस्तक का नया पाठ स्पीति में बारिश, जिसके रचनाकार हैं कृष्णनाथ। बच्चों, यात्रा वृत्तांत है ये रचना। तो चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की। ये पंक्तियाँ ली गई हैं इनकी रचना लद्दाख में राग विराग, यानी ये धरती का कोई अंत नहीं है और इंसान को जन्म मिला है तो अंत के बिना छुटकारा भी नहीं है। इसलिए अंदर एक ऊर्जा है, धुआं है, यानी हम हर कुछ नया जान लेने की इच्छा रखते हैं और जान पहचान लेने की इसी इच्छा से हम इधर उधर जाते हैं, आते हैं। तो कृष्णनाथ जी, जिनका जन्म 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ, लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध ग्रंथ, निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में, इसके अलावा इनकी कई पुस्तकें भी संपादित हुई हैं। इन्हें जो सम्मान मिला है वो है लोहिया सम्मान। और बच्चों, इस महान यात्रा वृत्तांतकार की सन 2016 में मृत्यु हो गई। इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। बच्चों, इस पाठ में भी बौद्ध धर्म का बहुत वर्णन आएगा। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव है, यानी दोनों भाषाओं में लेखन करते हैं। हिंदी की साहित्य पत्रिका कल्पना के वे संपादक मंडल में कई साल तक रहे। अंग्रेजी के मैनकाइंड का भी कुछ वर्षों तक उन्होंने संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और व्रजायनी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना ही नहीं बच्चों, इतना कुछ करने के बावजूद भी उनकी सृजन आकांक्षा यानी इच्छा भी पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर कहते हैं जो इधर उधर यात्राओं पर रहते हैं, उनको यायावर हो गए। और एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन सतलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से, मिथक होती हैं जो हमारे पुराणों आदि में कथाएं सुनाई जाती हैं, उनसे जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विद्या अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की भी यात्रा करते वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता यानी कि वहाँ की जानकारी हासिल करने वाले विशेषज्ञ की तरह वहाँ का अध्ययन करते चले जाते। पर वे शुष्क अध्ययन ही नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को भी उघाड़ते थे, यानी जानकारी पूरी हासिल करके आते थे। लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस में गहरा रिश्ता रहा है उसकी जानकारी उन्होंने हासिल करना जरूरी समझा। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृति सी जिसे भुला दिया गया है जैसी यादें मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हूँ कि वे आएँ, उनसे देखें और उसके बारे में जानकारी जनमानस तक पहुँचाएँ। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है, यानी ऐसा लगता है पढ़ते वक्त कि हमें उस क्षेत्र की यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा, यानी ऐसा लगेगा कि जो हमसे छूट गया था और अब हमें वो नया लग रहा है। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हो गई। स्पीति में बारिश।
क्योंकि स्पीति एक क्षेत्र है और वहाँ बारिश को संयोग माना जाता है कि कभी कभार बारिश होती है। तो ये पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसलें, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। यानी लेखक का मानना है कि यदि युवा वहाँ जाएं तो कुछ वहाँ की निराशा जो है वो समाप्त हो सकती है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अतः आइए हम इनका ये यात्रा वृत्तांत पढ़ते हैं। और देखिए, स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील है। पहला ही प्रश्न है कि स्पीति किस जिले की तहसील है? लाहुल स्पीति। लाहुल स्पीति का एक योग भी आकस्मिक है। लाहुल और स्पीति का ये जो संयोग है, मेल है, ये आकस्मिक है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है, कोई जोड़ तोड़ नहीं है। ऊंचे दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच के जो स्थान हैं, और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम ही रहा है, क्योंकि दुर्गम स्थल है इसलिए इतिहास में इसकी कोई बड़ी जानकारी नहीं है। अलंघ है, जिसे लांघा नहीं जाता। भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। क्यों ये इतिहास में नहीं जुड़ पाया? क्योंकि वहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। अलंघ है उसका क्षेत्र जो है वो। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, आवागमन के साधन बहुत तरक्की कर गए हैं, तब भी लाहुल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है। यानी लाहुल स्पीति का जो संबंध है वो केवल वायरलेस जो सेट है उसके जरिए ही जुड़ता है, जो केलंग और काजा के बीच खटकता रहता है। यानी केलंग और काजा के बीच जो बातचीत होती है वो इसी वायरलेस सेट के द्वारा होती है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट के, क्योंकि जाके तो वो देख नहीं सकता, पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। वसंत ऋतु में भी 170 मील जाना आना कठिन है और शीत में प्राय असंभव है। बच्चों, आज के युग में इतना जो हम विज्ञान ने तरक्की कर ली है, 170 मील 1 घंटे में दूरी तय करने वाली गाड़ियां तक हमारे पास हैं, लेकिन वहां जाना बहुत कठिन है, असंभव है। दूरी तो इतनी है लाहुल और स्पीति के बीच की, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही होगी, जिसका कोई इतिहास नहीं तो अनाम अंग ही रही होगी। जब ये साम्राज्य टूटे, तो जब स्वतंत्र भारत बना, साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल यानी लद्दाख में जोड़ दिया गया, और फिर कश्मीर मंडल, कभी बुश शहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। यानी समय समय पर बदलता रहा है, इसका हस्तांतरण होता रहा। तब भी प्राय स्वायत्त ही रही, चाहे ये किसी के अधीन भी रही, लेकिन ये अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आज़ाद ही थी। इसका स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है, यानी इसकी जो स्वतंत्रता है वो इसे भूगोल ने सौंपी है, दी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। यानी इसको नष्ट करने वाला भी भूगोल है और इसको बचाने वाला भी कौन है? भूगोल है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा होता बच्चों, संदेशवाहक आता तो था, तो उसके आते जाते वह अल्प वसंत बीत जाता है। वहाँ अल्प समय की ये दो ही मतलब वहाँ ऋतुएं हैं बच्चों, या शीत ऋतु या वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु भी अब अल्पकालीन है, थोड़े समय की है। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनप्पा में
मैंने देखा, यानी लेखक वहाँ की उस घटना का वर्णन कर रहा है। क्योंकि जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हादस कर यानी डर कर आँख बंद कर चंगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब डायनामाइट यानी पहाड़ तोड़ने के लिए विस्फोट किया गया तो लोगों ने अपना हृदय थाम लिया और आंखें बंद करके चंगमा का पेड़ वहाँ जो होते हैं उनका तना पकड़कर बैठ गए या एक दूसरे को। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। विहार क्या होते हैं बच्चों? जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं वैसे ही बौद्ध धर्म में विहार मठ होते हैं। यह अप्रीतिकर शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है वहाँ की जनसंख्या और 1971 की जनसंख्या के अनुसार 7196 और इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, यानी इकट्ठा दोनों का था, जो 12,0115 वर्ग किलोमीटर है प्रति। स्पीति का अलग क्षेत्र नहीं दिया गया है। इंपीरियल गैजेटियर एक्सपोर्ट का जो पैमाना है उसके अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है और 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहुल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जैसे का तैसा मिला, यानी ब्रिटिश राज से भारत को जैसे का तैसा मिला था। अंग्रेज़ों को यह 1846 में, बच्चों ये प्रश्न आता है कि अंग्रेज़ों को स्पीति किससे मिली थी या कैसे, तो 1846 में मिली थी कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे, जहाँ ऊन मिलती है उस क्षेत्र में। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। अपनी आगे की सोच के अनुसार तिब्बत में प्रवेश करना चाहते थे अंग्रेज। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहुल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। कब आई? 1846 में। कौन कौन? कुल्लू, लाहुल, स्पीति पहले सुप्रिटेंडेंट के अधीन थे। फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। 1847 में कांगड़ा जिले में जोड़ दिए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो कौन होता है बच्चों? नोनो स्थानीय शासक को कहते हैं, जैसे अपने यहाँ गांव में सरपंच आदि होते हैं, इस तरह द्वारा चलाया जाता है। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में ये नोनो कार्य करता था। बच्चों, इस नोनो वहाँ के राजा से कम नहीं था। अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को ही रानी मानते थे, यानी नोनो के ही चलती थी। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहुल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे, क्योंकि अलंघ्य भूगोल है, इसलिए रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिनमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के, यानी कि लोगों के आपसी लड़ाई झगड़े के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वहाँ कमिश्नर के पास वह भेज देता था, जो उससे सुलझा जाता वो सुलझा लेता, बाकी कमिश्नर के पास भेजता था। उन दिनों लाहुल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में आता था। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहुल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग राज्य जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग है।
में है। और जब 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति का उत्तरी छोर का जिला हो गया और यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र भी। तो इस तरह अंग्रेजों से फिर जब उनको मिली तो बार बार कभी पंजाब का हिस्सा है और जब हिमाचल प्रदेश बना तो हिमाचल का अंतिम जिला बन गया। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर ये स्थिति आएगी बच्चों। अक्षांशीय स्थिति बताइए स्पीति की। तो 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की कैद में है। इन पहाड़ों की औसतन ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ से पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो पूर्व से उसे कट करते हैं तिब्बत से, पश्चिम से उसे लाहौल से और दक्षिण से किन्नौर से और उत्तर से लद्दाख से अलग कर देते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। कौन नदी? कौन सी? स्पीति नदी, इसी के नाम पर इस घाटी का नाम पड़ा है। वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति में आती है कहाँ से? पश्चिम हिमालय से पूर्व में तिब्बत में बहती हुई स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुश शहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज में मिलती है। मेरी स्पीति नदी से प्रीति है। कवि लेखक कहता है मेरा इससे बहुत लगाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। यहाँ सब अनजान है, केवल मैं इस नदी को जानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है यहाँ, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है उस क्षेत्र में। मान भाई से इसका किस्सा सुना था, उन्हें अपने किसी दोस्त से किस्सा सुना हुआ है। अत्यंत बीहड़ तो है घने जंगल और वीरान, कोई वहाँ आबादी नहीं है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी आबाद है। ये जो बाकी घाटियां हैं उनमें से स्पीति की घाटी ही आबाद है। आबाद होता है जहां लोग रहते हैं, बसी हुई। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं, क्या जनसंख्या है, क्या उन लोगों का वो है। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, तो क्या आबाद है। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं। लेखक कहता है मुझे हैरानगी इस बात की नहीं, मुझे अचरज यह है कि इतने लोग भी यहाँ क्यों बसे हैं, क्या रखा है यहाँ। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है, यानी अपनी यात्रा के बाद लोगों को जो बताया, तो लोगों ने पूछा मुझसे आखिर ये लोग क्यों रहते हैं वहाँ। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है क्योंकि नमी अधिक है कि घर गर्म रख सकें, प्रीति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। यानी रहने का वहाँ इन्वायरमेंट ही नहीं है, वातावरण ही नहीं, तो क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? धर्म ने वो हैं ये कट्टर कि धर्म को बचाने के लिए, या अपनी जन्मभूमि के ममता के कारण रहते हैं। हर किसी को अपनी जन्मभूमि से ममता होती है, ये भी हो सकता है। या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, उनके लिए कोई और स्थान है नहीं, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण हैं। मैं नहीं जानता क्या कारण है इनमें से। मेरा ये अनुमान है कि वो क्यों। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं, रहते आ रहे हैं सदियों से और रह रहे हैं, और कोई तर्क भी नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध भी नहीं कर सकते, स्पीति में रहने को भी नहीं सिद्ध किया जा सकता, लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों है, किस लिए रह रहे हैं। ज़्यादा करके संसार और निवारण अतर्क हैं, तर्क से परे हैं। क्या है ये संसार और क्या है निवारण, इनके लिए कोई तर्क नहीं है, ये अतर्क हैं, ये तर्क से परे हैं दोनों ही बातें। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है।
स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। नंगे क्यों कहा? क्योंकि वहाँ कोई वनस्पति नहीं है। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद है। आर्तनाद यानी चीख पुकार जमी हुई है। शिव का अट्टहास नहीं है बच्चों। ये वो पहाड़ियाँ नहीं हैं जहाँ हमारे देवी देवताओं ने, देवों ने निवास किया हो। हिम का आर्तनाद है, बर्फ़ की दर्द भरी पुकार है, या ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है, पीड़ा है, क्योंकि नमी बनी रहती है हर समय। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। यानी कितनी ज़्यादा है वहाँ के लोगों की पीड़ा, इसको इन पहाड़ों की ऊंचाई से भी नहीं आंका जा सकता। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। कहाँ बसी है? मध्य हिमालय में, जिसे वे हिमालय जानते हैं। हम कहते हैं ना हिमालय, ऊंचा खड़ा हिमालय। हिमालय तो बच्चों बहुत तलहटी हमने सुनी है। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिताएं, आइसक्रीम, छोले भटूरे, ये सब हमारे उन पर्यटन स्थलों पर हैं, जैसे कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल, श्रीनगर। ये हिमालय नहीं है, ये तो हिमालय का तलवा है, यानी पंजा है। शिवालिक और पीर पंचाल या ऐसे ही कुछ उसका नाम है। यह तलहट्टी है। रोहतांग जोत के पार, यानी रोहतांग जोत जो है वहाँ तक ये लोग जा सकते हैं। रोहतांग की यात्रा, ये वो अंतिम पर्यटन स्थल है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है ये। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसतन ऊंचाई मानी गई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, ये तो स्पीति की ऊंचाई है, और इसके जो पहाड़ हैं उनमें से जो उत्तर में हैं उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लाचा श्रेणियां हैं इसके उत्तर में। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है, और दक्षिण में जो श्रेणी हैं वे मान्य श्रेणियां कहा जाता है। उन्हें दक्षिण की श्रेणियों को मान्य श्रेणी कहते हैं। इसका क्या अर्थ है? मान्य का क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्ध के मान्य मंत्र के नाम पर तो नहीं है। यानी बौद्ध धर्म का जो प्रसिद्ध मंत्र है, दीक्षा मंत्र, वो है ओम मणि पद्मे हूँ, और इनका बीज मंत्र है, ये मंत्र दिया जाता है। इसका बड़ा महत्म है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। ओम मणि पद्मे हूँ को माने कहते हैं। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो कर देने जैसा है। लेखक कहता हो जाना चाहिए। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है, यानी दे देना चाहिए ये नाम। इम्पीरियल गैजेटियर में मान्य श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी एक चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं हो सकती, क्योंकि चोटियाँ ऊंची नीची छोटी बड़ी हैं। इनमें छोटी बड़ी चोटियाँ जिनकी ऊंचाई 17, सबसे जो छोटी चोटी है उसकी भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर भी हैं। यह मध्य हिमालय है और इसमें ही स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है और इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाइयों को माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने
के पक्ष में हूँ। मेरी इनसे कोई प्रतियोगिता नहीं, होड़ नहीं है। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, मौत को निमंत्रण देना है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान होती है। यानी कभी कभी कोई कोई बिरला आदमी या पुरुष महिला उन चोटियों पर चढ़ के अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, वो उनकी शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, क्योंकि अहम टूटेगा तभी इनके अहम को तोड़ पाएंगे। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। यानी ये काम जवानी में ही किया जा सकता है, अहंकार का ही मामला नहीं है। ये मानने की चोटियाँ बूढ़े लामाऊ होते हैं, बौद्ध भिक्षु, बूढ़े जो लोग हैं बौद्ध सन्यासी के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोल करें, मौज मस्ती करें तो ये भी हर्षित हों, खुश होंगी। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघलेगा। अगर यहाँ युवा आके किलोल करेंगे तो कुछ तो इन लोगों को खुशी मिलेगी। यह एक युवा निमंत्रण है। लेखक कहता है कि मैं युवाओं को न्योता देता हूँ कि वो यहाँ आएँ और यहाँ अपना किलोल की गर्मी से इनकी कुछ ठंड को दूर करें, निराशा को तोड़ें। लाहुल की तरह ही स्पीति में 2 ही ऋतुएं हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, यानी हम सब जानते हैं कि 6 ऋतुएं हैं। वह अभ्यास दोष के कारण है, क्योंकि सभी जगह नहीं है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखवाया जाता है, मेरे पिताजी एक किसान है, वो बहुत गरीब हैं, तो सभी बच्चे वही बात है। तो ये हमने केवल अभ्यास में पढ़ा है कि हाँ 6 ऋतुएं हैं। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत में कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा नहीं। कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है, क्योंकि वो उससे भी आगे है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती हैं। मुँह हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है ठंडी हवा। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, वो तो तलहटी में ही टकरा कर वापस आ जाती है मानसून। यहाँ बरखा बहार नहीं है। बहार मतलब खुशियाँ, बरखा वर्षा खुशियाँ लाने वाली नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार, जो ये उनका ग्रंथ है, में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है, यानी उनके ऋतु संहार में जो वर्षा का वर्णन है वो बड़े मौज से आया है। पर इसमें क्या कहता है कि कालिदास ने लिखा, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, क्योंकि मेघदूत की बात हो रही है। चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादल की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का साठाठ बाट बनकर आ पहुँचा है। बसंत बहार लेकर आती है सांसारिक लोगों में, खासकर युवाओं में। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं इसका वर्णन। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, संवेदनाएं नहीं जगाती। यह तो जानते
वह जानते ही नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। इनको ये पता नहीं है। अगर कालिदास यहाँ कर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलाओं की सच्ची सखी या सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन में बस साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये कौन सा देवता है। वो जानते ही नहीं हैं। यहाँ कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या का मतलब है बांझ। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसल हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए पुल हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम नहीं आता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, उलीचना होता उड़ेलना, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फसल नहीं होती। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ भी नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है, यानी सुनसान और वनस्पति रहित है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे, लेखक बताता है, तो लगा कि कोई खिड़की खटका रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन होगा। लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो देखा तेज हवाओं का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा, क्योंकि बहुत तेज ठंडी छीलने वाली हवा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, वापस बंद कर दिया। उसकी आड़ में देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, केवल सुन रहा था, क्योंकि बाहर भयानक अंधेरा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हूँ, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुगंछने को हवा बजा रही थी। ये एक तरह का बाजा होता है। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है, यानी लेखक का आना उन्होंने शुभ माना। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो ये है बच्चों यात्रा वृत्तांत, जहाँ लेखक ने उसकी भौगोलिक, सामाजिक और इतिहास के बारे में सब कुछ बताया कि वहाँ 2 फसलें होती हैं। अलंघ्य दुर्गम स्थल है, चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है। और कब किसके हाथों से ये अंग्रेज़ों को मिला था, गुलाब सिंह के हाथों, कश्मीर के राजा, और उसके बाद लेकिन वो हमेशा स्वतंत्र ही रही है। उसका रक्षक कौन है और भक्षक कौन है, दोनों ही उसकी भौगोलिक स्थिति है। वहाँ वर्षा संयोग मानी गई है। तो बच्चे आप अपनी किताब से इसमें से कम 20 से 25 प्रश्न छोटे ज़रूर लिखें, वीडियो सुने और छोटे प्रश्न लिखें, फिर हम इसका लेखक परिचय लिखेंगे। तो बच्चों ध्यान दिया करो, पढ़ना ज़रूरी है। आप पढ़ते नहीं हैं, ना ही आप वीडियो वगैरह देखते हैं। देखें, सुने, छोटे प्रश्न ज़रूर पढ़ें, लिखें। पाठ को नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा बच्चों। और ध्यान दीजिए, ये समय एक कठिनाइयों भरा समय है। बच्चे इस समय को मस्ती में गुजार रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद।